हेलो एवरीवन, दिस इज प्रकृति और लॉ प्रेप जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग बीए से पढ़ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इसको हम कंपेयर करके पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। हमने पिछला जो लेक्चर लिया था उसमें समरी पढ़ी थी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं मेजरली। अब जब हम ये एक्ट पढ़ेंगे तब भी हम कंपैरेटिव स्टडी ही रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जो एग्जाम्स है उनमें अभी तक पुराना लॉ ही पूछा जा रहा है, तो हमें पुराना भी आना चाहिए और नया भी आना चाहिए। इन क्लासेस में जब आप लोग पढ़ोगे तो आपको दोनों का नॉलेज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला हम शुरू से ही ऐसे पढ़ेंगे, इस तरफ एविडेंस के प्रोविजंस होंगे और इस तरफ बीएसए के प्रोविजंस होंगे। अगर हम फर्स्ट सेक्शन देखें तो क्या कहता है बीएसए का? शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। क्या टाइटल होगा, कहां पे अप्लाई होगा और कब से लागू होगा। ठीक है, तो कब क्या कहा जाएगा? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसका नाम होगा, जो शॉर्ट टाइटल होगा। नेक्स्ट चीज है, ये कहां अप्लाई करेगा? तो इट अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट। सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो किसी भी कोर्ट में हो रही है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, but not to affidavit present to any court or officer, not to proceeding before an arbitrator। तो कहां कहां पे अप्लाई करेगा ये? सबसे पहले तो कोर्ट में सारे, जहां पे भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है। दूसरी चीज कोर्ट मार्शल। तो ये जो कोर्ट मार्शल वाली चीज थी, ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में इसमें कुछ एक्सेप्शन दिया था कि कोर्ट मार्शल पे अप्लाई करेगा, पर कौन से कोर्ट मार्शल पे नहीं करेगा? जो कन्वीन होते हैं आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या फिर एयरफोर्स वाले एक्ट। ठीक है, तो इन पे अप्लाई नहीं करेगा। ये वाला कहता था हमारा एविडेंस एक्ट का प्रोविजन, पर जो हमारा बीएसए का प्रोविजन है उसमें ये वाली चीज ओमिट कर दिए। तो सारे कोर्ट मार्शल्स पे अप्लाई करेगा हमारा बीएसए। ये चेंजेस है हमारे एक्सटेंट में। एक और चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन लिखी कि किन किन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई करेगा, पर जो हमारा इंडियन एविडेंस था उसमें एक्सटेंट भी था। वो कहता था कि पूरे होल ऑफ इंडिया पे ही अप्लाई करेगा ये एविडेंस। अब ये वाली चीज क्यों रिमूव करी है कि होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करेगा वाला जो पोर्शन था एक्सटेंट का, वो इसलिए रिमूव करा है क्योंकि हमें पता है जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है वो सिर्फ वो इतना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पे फोकस नहीं करता था, पर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस पे भी बहुत फोकस करता है। राइट, तो ये वाली जो चीज है कि एक्सटेंड टू इंडिया, अगर कोई आउटसाइड इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस है तो हो सकता है वो फिर अप्लाई ना, वो जो है वो एविडेंस में नहीं लाए जा सकते। इसी वजह से ये वाली जो चीजें, इससे हो सकता है ये एक रीजन हो कि ये वाला एक्सटेंट ही रिमूव कर दिया है होल ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, तो क्या चीज है, दो एक्सटेंट में हमने डिफरेंस देखी। एक तो पहले वाले में होल ऑफ इंडिया वर्ड यूज था, अब होल ऑफ इंडिया वाली चीज हटा दी है। दूसरी चीज, ये वाला एक्ट जो था एविडेंस, ये कोर्ट मार्शल जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स पे अप्लाई करते थे वहां अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ये दोनों का। नेक्स्ट चीज कमेंसमेंट। तो हमको पता है इंडियन एविडेंस एक्ट कब कमेंस हुआ था? सितंबर में कमेंस हुआ था, 1 सितंबर 1872 को। पर हमारा बीएसए कब से हुआ है? 1 जुलाई 2023 से। तो ये हमारी कमेंसमेंट डेट हो गई। अब हम सबको पता है कि जब भी हम कोई नया एक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स होती है जो हमें पढ़नी होती है। एक चीज क्या होती है, जो ये बीएसए है या जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, ये किस नेचर का एक्ट है ना? ये सब्सटैंटिव लॉ है या फिर ये प्रोसीजरल लॉ है? तो ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट था या फिर अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो कैसा लॉ है? वो है एडजेक्टिव लॉ। क्या होता है एडजेक्टिव लॉ का मीनिंग? तो एडजेक्टिव लॉ वो लॉ होता है जो सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ की हेल्प करता है। ठीक है, जैसे जो हमारा आईपीसी है और हमारा सीआरपीसी है, तो उनमें क्या जो प्रोसीडिंग्स होगी, जैसे कि सीआरपीसी की जो प्रोसीडिंग्स है उसी को तो हेल्प कर रहा है इंडियन एविडेंस एक्ट। राइट, तो इसलिए इंडियन एविडेंस एक्ट कौन सा हो गया?
एडजेक्टिव लॉ हो गया, ठीक है। इससे पहले हमारे अगर जब ये एविडेंस का लॉ नहीं था, उससे पहले कैसे डिसाइड होता था कि कौन से लॉज अप्लाई होंगे, तो पहले के जमाने में न्याय जिस तरीके से होता था बेसिकली वही तरीके वही है। अब क्या हो रहा है, चीजें बस यूनिफॉर्म तरीके से लॉ के अंदर मेंशन कर दी गई है, बाकी तरीके सारे वही हैं। जैसे पहले भी जब न्याय करते थे, अभी इंडियन एविडेंस एक्ट या बीएसए नहीं, उससे पहले जब राजा महाराजा वो लोग भी न्याय करते थे, तो वो क्या करते थे, वो लोग टारगेट करते थे, वो फोकस करते थे कि इसका बर्ताव कैसा है, जो भी विटनेसेस आ रहे हैं उनके सामने, या फिर किस तरीके से साक्ष्य को बुलाया जाए। वो लोग भी पहले जो डॉक्यूमेंट्स है उनको ही चेक करते थे। वही सारी चीजें अभी भी मेथड्स वही यूज हो रही है, बस टाइम के साथ इवॉल्व होती जा रही है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट आया था, तब जो चीजें चलती थी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो चीजें उसके अंदर ऐड कर दी। फिर टाइम टू टाइम उसके अंदर जब डिजिटल चीजें आई तो उसको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रॉपर जो आज की तारीख की नीड है, जैसे आज हमारे अगर हम देखें तो व्हाट्सएप चैट्स हो गई, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो गई, ये बहुत ज्यादा एविडेंस में यूज होती है। तो इनके लिए प्रॉपर बहुत केओस हो रहे थे कि इनके ऊपर क्या गाइडलाइंस होगी, बार बार सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को देखना पड़ता था। तो अब ये वाला जो लॉ आ गया है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और जो पुरानी यूजलेस चीजें थी, जैसे 1872 का था इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट, तो उसमें बहुत सारी ब्रिटिश क्राउन की चीजें थी, वो सब इसमें हट गई है। तो अब ये बेसिकली अपडेटेड वर्जन है, बाकी तरीके जो सालों से चले आ रहे हैं वो ही चल रहे हैं। जो भी बच्चे जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक गोल्डन चांस है, वो 100% तक स्कॉलरशिप जो है वो जीत सकते हैं, क्योंकि लॉ प्रेप जुडिशरी आपके लिए ला रहा है स्कॉलरशिप टेस्ट, जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट, जो इंडिया का सबसे बड़ा जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप लोग इसको अपीयर कर सकते हैं और स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। ठीक है, दो चेंजेस हमने समझ लिए। क्या क्या समझे, एक तो टाइटल का चेंज तो है ही, एक्सटेंट का चेंज क्या है, होल ऑफ इंडिया जो वर्ड है वो हट गया है। दूसरी चीज क्या है, कोर्ट मार्शल पे ये भी अप्लाई होता था, ये भी अप्लाई होगा, पर कुछ कोर्ट मार्शल जो इन एक्ट में कन्वीन किए जाते थे उन पे अप्लाई नहीं करता था इंडियन एविडेंस एक्ट। पर ये जो चीजें हैं, ये जो कोर्ट के नाम है वो अब रिमूव कर दिए गए हैं, मतलब कोर्ट मार्शल पे अप्लाई होगा बीएसए सब पे। ठीक है, अब हम देखेंगे डेफिनेशन क्लॉज। पहले जो था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसका सेक्शन 2 रिपील हो चुका है, और थर्ड सेक्शन जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का वो इंटरप्रिटेशन की बात करता था। पर बीएसए जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें सेक्शन नंबर 2 जो है वो डेफिनेशन क्लॉज बताता है हमारा। तो हम ये देखेंगे कि इधर और इधर हम पढ़ेंगे बीएसए ही, पर हम पिछले वाले से भी कंपेयर करके पढ़ेंगे बेसिकली, जिससे हमको और ज्यादा क्लैरिटी आ सके। अगर किसी एग्जाम में दोनों लॉज आ रहे हैं, जैसे गुजरात में दोनों लॉज आ रहे हैं, अभी तक एपीओ मेंस में भी पुराने लॉज ही पूछे गए थे, तो ये जो पुराने लॉज भी पूछे जा रहे हैं, तो हमारी उनको लेके जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप्ड रहे। पहली डेफिनेशन किसकी है, कोर्ट की। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कोर्ट जो था, ये सारी चीजें पैराग्राफ फॉर्म में थी जो डेफिनेशंस थी। अब इन डेफिनेशंस को ए बी सी जो अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया है। ठीक है, तो कोर्ट की डेफिनेशन, नई डेफिनेशन क्या है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मैजिस्ट्रेट, ऑल पर्संस एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। कोर्ट के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, तो सारे जजेस और मैजिस्ट्रेट और वो पर्संस जो लीगली ऑथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए। पर कौन इंक्लूड नहीं होगा, तो आर्बिट्रेटर इंक्लूड नहीं होगा। ये वाली चीज हम प्रीलिम्स के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में देखते हैं कि किस पे एविडेंस एक्ट जो है अप्लाई नहीं करेगा, या कौन कोर्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो कौन नहीं करता है, आर्बिट्रेटर नहीं करता है। आर्बिट्रेटर क्यों नहीं करता है, सबके दिमाग में ये डाउट होगा कि आर्बिट्रेटर को कोर्ट क्यों नहीं माना है, या कुछ लॉज में तो आर्बिट्रेटर को कोर्ट वाली पावर्स दी है, कुछ में नहीं दी है, यहाँ पे क्यों नहीं दी है। तो देखो, जो आर्बिट्रेटर होता है, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स बेसिकली की क्यों जाती है, इसलिए की जाती है कि जो हमारी नॉर्मल प्रोसीडिंग्स है उसमें
एविडेंस एक्ट लगता है तो लंबा प्रोसीडिंग होता है, सारे एक एक चीज डिटेल में कवर की जाती है, उसके बाद ही ट्रायल खत्म होता है, ठीक है। पर आर्बिट्रेशन में क्या होता है, आर्बिट्रेशन में आपसी समझौता ज्यादा देखा जाता है। जब आपसी समझौता हो जाता है दोनों पार्टीज के बीच में, एक आर्बिट्रेटर होता है जो दोनों की बात सुनता है और अपना ऑर्डर पास करता है, तो वो प्रोसीडिंग है ही इसलिए आर्बिट्रेशन वाली कि मैटर जल्दी डिस्पोज हो सके, ठीक है। अगर मैटर जल्दी डिस्पोज करना है, अगर हम यही लॉ एविडेंस वाला लगाएंगे तो फिर मैटर जल्दी होगा कैसे? हर एक डिटेल वाली स्टेजेस जो है अगर फॉलो करनी पड़ेगी आर्बिट्रेटर को, तो फिर मैटर जल्दी डिस्पोज हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आर्बिट्रेटर को इंक्लूड नहीं करा है इसमें। आर्बिट्रेटर जो है वो अपने नेचुरल प्रिंसिपल्स या आर्बिट्रेशन लॉ में जो मेथड दी हुई है उनके थ्रू ही डिसीजन लेता है, उनको देख के ही अवार्ड पास करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आर्बिट्रेटर है इसको एक्सक्लूड कर दिया है डेफिनेशन से, है ना। बाकी जितने भी लोग हैं जो ऑथोराइज हैं एविडेंस लेने के लिए, उन सबको इंक्लूड करा है। आर्बिट्रेटर भी लेता है एविडेंस, पर उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं फैक्ट की। तो फैक्ट की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? एक तो कोई भी चीज, थिंग, स्टेट ऑफ थिंग या रिलेशन ऑफ थिंग, ठीक है। क्या क्या हो गई? थिंग इटसेल्फ, कोई भी चीज, किस तरीके से वो चीजें रखी है, वो स्टेट, किस स्टेट में रखी हुई है वो, जैसे कोई चीज किसी में अरेंज की हुई है, आप एक रूम में गए, वहां पे कुछ तरीके से चीजें अरेंज करी हुई थी, ठीक है। ये वाली चीज का अगर आपको जाके एविडेंस देना है तो ये एक फैक्ट हो गया कि ये चीजें इस तरीके से अरेंज करी हुई थी, तो वो क्या हो गई? स्टेट ऑफ थिंग, ठीक है। स्टेट ऑफ थिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है? रिलेशन ऑफ थिंग। तो ये तो तीन हो गई, थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसको कोई भी इंसान अपने सेंसेस से देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, वो सारी चीजें हो जाएगी फैक्ट की डेफिनेशन में। तो फैक्ट क्या सिर्फ जो हम देखते हैं, सुनते हैं वही होते हैं क्या? तो नहीं होते हैं सिर्फ वो। क्या और इंक्लूड होता है? कोई अगर मेंटल कंडीशन है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगी। जैसे किसी का कोई इंटेंशन था, उसको प्रूव करना है, तो वो भी एक फैक्ट ही हो गया ना, कि उसकी जो मेंटल स्टेट है उसको प्रूव करना है, राइट। तो वो भी एक तरीके से फैक्ट हो गया, तो इसलिए उसको फैक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया है। तो क्या क्या चीजें हो गई फैक्ट में? थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग और मेंटल कंडीशन। ये थिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग तो कौन सी? जो हम अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी क्या है? कोई ऐसी मेंटल कंडीशन जो किसी इंसान की उस वक्त है, जैसे इंटेंशन हो गया, गुड फेथ हो गया, रैशनेस हो गई, नेग्लिजेंस हो गई, ये सारी चीजें जो है ये सब भी फैक्ट की उसमें आएगी, ठीक है। कि जैसे किसी की नेग्लिजेंस प्रूव करना है तो नेग्लिजेंस का फैक्ट भी तो प्रूव करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब जो ये इलस्ट्रेशंस है, जो डेफिनेशन है फैक्ट की, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है इंडियन एविडेंस एक्ट और इसमें बीएसए में। तो बीएसए में सेम टू सेम फैक्ट की डेफिनेशन है। बीएसए में और इंडियन एविडेंस एक्ट में वैसे भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। मोस्टली तो क्या हुआ है, पैराग्राफ्स जो थे उनको प्रॉपरली, सिस्टमैटिकली, अल्फाबेटिकली जो है वो कर दिया है अरेंज, या फिर कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज ऐड कर दी है, कहीं पे जो पुराने लॉज थे जो अब यूजफुल नहीं है, अब बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, उनको रिमूव कर दिया है। तो ये सारी चीजें ज्यादातर हुई है। हमने देख लिया कोर्ट में क्या चेंजेस हुआ है, कोर्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। फैक्ट में हमने देखा कि डेफिनेशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ, पर फैक्ट में एक चीज चेंज हुई है, जो फैक्ट का ई वाला पॉइंट था ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं इलस्ट्रेशंस क्या है। दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट, ठीक है। कोई भी गवाह अगर आके गवाही दे रहा है कि मैं जब रूम में गया तो मैंने देखा कि वहां पे 10 बॉटल बिखरी हुई पड़ी थी, है ना,
तो वो जो बॉटल्स बिखरी हुई पड़ी थी वो क्या हो गया, वो फैक्ट हो गया। कैसे, वो स्टेट ऑफ थिंग बता रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से फैक्ट हो गया जिसको प्रूव करेंगे, वो रेलेवेंट इशू या फिर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट है। तो पहले फैक्ट इन इशू बनने के लिए उसको फैक्ट तो बनना पड़ेगा ना, ठीक है। तो कौन सी चीज किस तरीके से अरेंज की हुई है ये फैक्ट हो गया, किसी ने कुछ सुना या देखा वो फैक्ट हो गया, उसने कुछ बोला वो फैक्ट हो गया, फिर उसके बाद कोई कुछ ओपिनियन होल्ड करता है वो एक फैक्ट हो गया, गुड फेथ, फ्रॉड्यूलेंट, ये सारी चीजें जो है, इंटेंशन, ये सारे फैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट था दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेप्यूटेशन इज अ फैक्ट। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में ये इलस्ट्रेशन भी फैक्ट के अंदर दिया हुआ था, पर अब बीएसए में इसको क्या कर दिया है, इसको ओमिट कर दिया है। तो ये वाला जो था कि अ मैन हैज अ रेप्यूटेशन, इसको रिमूव कर दिया है फैक्ट के इलस्ट्रेशन से। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे रेलेवेंट क्या होता है। तो रेलेवेंट क्या होता है, देखो जो चीज इसमें पैराग्राफ में दूसरे नंबर में दी हुई थी वो फैक्ट में सेक्शन नंबर 2F में दी है, ठीक है। पैराग्राफ 2 में दी हुई थी फैक्ट की, मतलब दूसरे नंबर पे दी हुई थी, नंबरिंग थी नहीं सेक्शन 3 जो बीएस इंडियन एविडेंस एक्ट का था उसमें, तो पर अब नंबर दे दिया है इसको अल्फाबेटिकली, तो ये 2F में है फैक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। वैसे ही रेलेवेंट जो है उसमें पैराग्राफ फॉर्म में था, इधर आ गया बीएसए में 2K में। रेलेवेंट क्या होता है, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू द प्रोविजंस ऑफ अधिनियम। मतलब कौन सी चीज रेलेवेंट होगी जो इस एक्ट में रेलेवेंट मानी गई है, ठीक है। जैसे हमने रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का देखा हुआ है ना, चैप्टर नंबर 2 में बताया है कि कौन से फैक्ट रेलेवेंट होंगे, तो वो इसी तरीके से देखे जाएंगे। तीसरा क्या होगा, फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू क्या होता है, मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाय इटसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स द एग्जिस्टेंट फैक्ट इन इशू। होता क्या है बेसिकली, फैक्ट इन इशू वो होता है कि जो एक इंसान जो है वो बोल रहा है कि ये हुआ है, दूसरा उसको डिनाई कर रहा है, तो जो चीज प्रूव करनी है ना वो फैक्ट इन इशू होती है बेसिकली, जिससे राइट्स और लाइबिलिटीज पार्टी के डिसाइड हो रहे हैं वो हो जाएगा फैक्ट इन इशू। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या इंक्लूड होता है फैक्ट इन इशू में, कोई भी ऐसा फैक्ट जो खुद से या दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होके राइट्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है पार्टीज की, या राइट्स या लाइबिलिटीज को असर्ट करता है, डिनाई करता है, उसी के बेसिस पे जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। एक्सप्लेनेशन सेम टू सेम है। व्हेनेवर अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, कोई भी फैक्ट एंड इशू अगर है तो वो एक पार्टी असर्ट करती है, एक पार्टी डिनाई करती है, वो वाली चीजें फैक्ट एंड इशू होती है। अब इलस्ट्रेशन में बताया कि कौन सा फैक्ट एंड इशू होगी कौन सी चीज, ठीक है। तो ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी, ये सेम इलस्ट्रेशन यूज करा है जो इंडियन एविडेंस एक्ट में था, वो ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। क्या इलस्ट्रेशन यूज करा है कि ए जो है वो बी के मर्डर के लिए उसको ऊपर ट्रायल चल रहा है, ठीक है। मतलब ए को अक्यूज करा है कि तुमने बी का मर्डर करा है, तो इस केस में क्या क्या फैक्ट एंड इशू बनेंगे, क्या क्या चीजें प्रूव करनी होगी जिससे पार्टी इसका मतलब जो इसकी लाइबिलिटी है ए की वो डिसाइड होगी। तो सबसे पहले क्या देखना होगा कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है क्या, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट क्या हो गया फैक्ट एंड इशू कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है क्या। दूसरा हो गया क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का, क्योंकि अपन को बेसिकली क्या होता है क्रिमिनल लॉज में आपको ऑफेंस के सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं ये चेक करना होता है कोर्ट को। तो कोर्ट कैसे चेक करेगा कि सारे इंग्रेडिएंट्स किसी भी ऑफेंस के प्रूव हो रहे हैं या नहीं, तो वो इंग्रेडिएंट्स को ही फैक्ट एंड इशू मान के और देखेगा, अगर सारे इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं इसका मतलब वो ऑफेंस हुआ है। तो क्या इंटेंशन था, मतलब मेंस रिया थी या नहीं। नेक्स्ट है दैट ए हैड रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी। अगर ए क्लेम कर रहा है कि मैंने जो ये अपराध किया है वो मैंने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में किया है, मतलब मेरे को उकसाया गया था इसलिए मैंने किया है, तो ये एक फैक्ट एंड इशू बन सकता है कोर्ट के सामने। नेक्स्ट जो है ये बन सकता है कि ए जब ऑफेंस हुआ उस वक्त क्या था, अनसाउंड था, इसलिए वो ऑफेंस
कर ही नहीं सकता, या वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ऑफेंस का क्या नेचर है, या जो मैं एक्ट कर रहा हूं वो ऑफेंस है क्या। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए, इलस्ट्रेशंस हो गए। अब हम आगे की डेफिनेशन देखते हैं। आगे डेफिनेशन किसकी है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है। मतलब डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी डॉक्यूमेंट में। तो जो पहले था इंडियन एविडेंस एक्ट में, अगर हम उसको कंपेयर करके देखें तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अब कहां पे दे दी है, अब दे दी है सेक्शन 2 के क्लॉज डी में। डॉक्यूमेंट होता क्या है, तो डॉक्यूमेंट होता है कोई भी ऐसी चीज जो एक्सप्रेस कर दी गई है या डिस्क्राइब कर दी, इन जनरल समझते हैं। चलो सबसे पहले तो इन जनरल हम डॉक्यूमेंट से क्या समझते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो रिकॉर्ड कर दी गई है जिसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज नोट कर लेना जो बाद में दस्तावेज के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड या अदरवाइज रिकॉर्डेड। ये जो अदरवाइज रिकॉर्डेड वर्ड है ये पहले हमारे एविडेंस एक्ट में नहीं था। पहले सिर्फ क्या था कि कोई भी सब्सटेंस या फिर ऐसी चीज जो लेटर, फिगर, मार्क किसी तरीके से डिस्क्राइब करी गई थी वो ही मानी जाती थी। पर अब क्या हो गया है, पहले था मैटर एक्सप्रेस या डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर, मार्क। कोई भी ऐसी चीज जो किसी सब्सटेंस पे रिकॉर्ड कर दी गई है, चाहे वो जैसे पेपर पे लिख दिया गया है या पेपर पे कोई मार्क कर दिया है या स्टोन पे कोई चीज लिख दी है उस पे मार्क कर दिया, तो वो ही डॉक्यूमेंट मानी जाती थी। पर अब अदरवाइज रिकॉर्डेड भी ऐड कर दिया है। मतलब अगर किसी और तरीके से भी रिकॉर्ड किया है, जैसे अगर आपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करा है ना, तो वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा। तो कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस कर दिया गया है, जिसको लेटर, फॉर्म, फिगर के फॉर्म में लिखा गया है ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सके, वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट। नई चीज क्या आई है, एक तो इसमें अदरवाइज रिकॉर्डेड हो गया है और एक और ये हुआ है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स ऐड कर दिया गया है। पहले डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि कोई भी ऐसी चीज जो मैटर जो एक्सप्रेस या डिस्क्राइब करा गया है किसी भी इन फिगर, मार्क, लेटर, इन फॉर्म्स में, जिसको बाद में इस्तेमाल किया जाना है। पर अब उसमें क्या इंक्लूड हो गया है, अदरवाइज किसी और तरीके से भी रिकॉर्ड किया गया है। और एक और चीज क्या इंक्लूड हो गई, अगर कुछ भी चीज इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड में है, मतलब कि जैसे अगर आपने कंप्यूटर में कोई एंट्री करी, आपने एक्सेल शीट में कुछ चीज मेंशन करी, वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे भी अब किस में आएंगे, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट का मीनिंग हो गया। डॉक्यूमेंट क्या हो गया, कोई भी चीज एक्सप्रेस्ड या डिस्क्राइब करी गई है किस तरीके से, लेटर, फिगर या फिर लेटर, फिगर या कोई और मार्क, जिसका में हमारा इंटेंट क्या है कि हम उसको बाद में यूज कर सके, वो बाद में यूज हो सके। जैसे कभी हमको कुछ रेफर करना है, जैसे अकाउंट्स हम बनाते हैं, ठीक है, हमने कुछ नोट कर लिया जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो हो गया डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर स्कोप बढ़ा के ये दो चीजें ऐड कर दी है, ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि जब एग्जाम होगी तो बहुत सारे बच्चे पुरानी चीजें ही पढ़ के आए, तो जो नई चीजें हैं ना वो ज्यादा पूछने के चांसेस है कि इसने नया लॉ ठीक से पढ़ा है या नहीं। तो ये जो चेंजेस हुए हैं ये हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन वही सारे हैं, क्या होता है, कोई भी राइटिंग में अगर चीज लिखी है तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कोई भी वर्ड प्रिंटेड या लिथोग्राफ्ड या फोटोग्राफ है तो वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा। कोई भी मैप है या प्लान है तो वो हो जाएगा। अगर आप कहीं जा रहे हो और जैसे स्टोन पे हम देखते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे कि स्टोन पे चीजें लिखी हुई जाती, तो वो जो लिखी हुई चीजें होती है स्टोन पे, वो सारी भी क्या होती है, वो सारी भी हमारी डॉक्यूमेंट होती है। दूसरी चीज कैरिकेचर, जो कार्टून के फॉर्म में या किसी और तरीके से कोई भी चीज बता रहा है बेसिकली, जिसको रिकॉर्ड के फॉर्म में बाद में रखा जा सकता है, जो लेटर या फॉन्ट या फिगर किसी और तरीके से कोई इसमें चीज बताई गई है,
तो वो सारी हमारी डॉक्यूमेंट में आएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे एविडेंस की। ये जो डेफिनेशन है ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो देखो जो एविडेंसेस दिए जाते हैं वो दो तरीके से दिए जाते हैं, या तो कोर्ट के सामने जो विटनेसेस आ रहे हैं, है ना, कोर्ट के सामने जो बोल रहे हो आप वो हो जाएगा, या फिर आप जो कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश करते हो, डॉक्यूमेंट्स पेश करते हो, वो हो जाएंगे। तो दो तरीके के एविडेंस होते हैं, एक तो जो बोल के बताए जाते हैं कोर्ट को, दूसरे जो पेश किए जाते हैं, जो प्रेजेंट किए जाते हैं कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो वो। तो ऐसे ही डिवाइड किया है हमारे एविडेंस के डेफिनेशन में भी। पहले ये पैराग्राफ फॉर्म में था, अब ई से एविडेंस हम याद रख लेंगे, ठीक है। ई से 2E में दिया हुआ है एविडेंस की डेफिनेशन। क्या क्या है एविडेंस की? सारी वो स्टेटमेंट जो कोर्ट के सामने दी गई है। अब इसके अंदर नई चीज क्या है कि चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए, मतलब अगर ऑनलाइन कोई इंसान जुड़ रहा है, ऑनलाइन अगर कोई विटनेस अपनी स्टेटमेंट दे रहा है कोर्ट के सामने, तो वो भी अब इंक्लूड होगी ओरल एविडेंस में, ठीक है। पहले ये वाली चीज नहीं थी, क्योंकि आजकल जो ट्रायल्स हो रहे हैं हम देख रहे हैं बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने लग गई है। तो अगर कोई अपनी रिकॉर्डिंग भेज रहा है या कोई ऑनलाइन अपीयर होके विटनेसेस दे रहा है, तो वो सारे भी ओरल एविडेंस में इंक्लूड होंगे। तो सारी वो स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी गई है, जो कोर्ट के सामने परमिट की जा, मतलब जिसको कोर्ट परमिट करता है या रिक्वायर करता है कि हाँ ये इंक्वायरी के दौरान आप दे सकते हो, वो सारे ओरल एविडेंसेस हो जाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए पेश करे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएंगे। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग, इसमें क्या कर दिया है, पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, अब डिजिटल रिकॉर्ड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। सारे वो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जो कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी प्रूव्ड की है। प्रूव्ड क्या होता है? हम नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो प्रूव्ड होता है जो चीज, जिस फैक्ट की एग्जिस्टेंस मान ली जाए कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, वो हो जाएगा प्रूव्ड। या फिर जिन चीजों की कोर्ट एग्जिस्टेंस एक्सेप्ट कर ले, या फिर कोर्ट एक्सेप्ट कर ले ये चीज कि ये एग्जिस्ट करता होगा नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग, जो प्रूडेंट मैन है उसके अकॉर्डिंग ये चीज एग्जिस्ट करती होगी, तो प्रूव्ड हो जाएगा हमारा दो पार्ट्स में। जो एग्जिस्ट करता है, जिसकी एग्जिस्टेंस को कोर्ट मानता है, या फिर कोई प्रूडेंट इंसान उस फैक्ट को माने कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। A fact is said to be proved when, after considering matters before it, court either believe it to exist or consider its existence so probable that a prudent man जो है वो उस circumstances में उस fact को exist करके ही, exist मान के ही कोई भी action लेगा। और दूसरा क्या है हमारा? डिसप्रूव्ड। डिसप्रूव्ड क्या होता है? उल्टा हो जाएगा। प्रूव में कोर्ट एग्जिस्टेंस मान के चलता है, और डिसप्रूव में कोर्ट क्या मान के चलता है कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर, मतलब फैक्ट कोर्ट के सामने जब मैटर प्रूव होगा तब कोर्ट मान लेता है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये डिसप्रूव हो जाएगा। एग्जिस्ट नहीं करती है या तो, या फिर कोई भी प्रूडेंट इंसान उसकी एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस को बिलीव करता है, किसी भी प्रूडेंट इंसान के अकॉर्डिंग वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। ये हो गया प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। प्रूव्ड में एग्जिस्टेंस को कोर्ट मान लेता है, डिसप्रूव्ड में नहीं मानता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। नॉट प्रूव्ड क्या है? तो जब कोई चीज प्रूव भी नहीं हो और डिसप्रूव भी नहीं हो तो वो नॉट प्रूव्ड हो जाएगी। ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है अभी तक कोर्ट को नहीं पता है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया नॉट प्रूव्ड। वो फैक्ट अभी प्रूव ही नहीं हुआ है कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट चीज देखेंगे हम अब, शैल प्रिज्यूम क्या होता है? तो देखो तीन चीजें हम देखेंगे एविडेंस एक्ट जब हम पढ़ते हैं, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है मे प्रिज्यूम,
एक होता है शैल प्रिज्यूम और एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। मे प्रिज्यूम क्या होता है? मे प्रिज्यूम में कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि कोई भी चीज जो है वो कोर्ट उसकी फैक्ट को प्रिज्यूम करके चलेगा, मतलब उस फैक्ट की सच्चाई को कोर्ट मान के चलेगा कि हाँ ये जो चीज है ये सही है। ठीक है, तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे उस चीज की एग्जिस्टेंस को, या चाहे तो क्या कर सकता है, एविडेंस के लिए बोल सकता है। ठीक है, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम कर लेगा जब तक वो चीज डिस्प्रूव नहीं हो जाती तब तक कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है, और एविडेंस या फिर बुला लेगा एविडेंसेस कि नहीं हम नहीं मान रहे इस चीज की एग्जिस्टेंस को, आप प्रूव करके दिखाओ ये वाली चीज। नेक्स्ट हो गया शैल प्रिज्यूम। तो मे प्रिज्यूम में क्या होता है, कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। क्या होता है, कोर्ट डिस्क्रिशन। पर शैल प्रिज्यूम में क्या होता है, शैल प्रिज्यूम में अगर कहीं भी प्रोवाइडेड है कि कोर्ट को ये चीज प्रिज्यूम करनी होगी, है ना, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोर्ट बाध्य है कि वो उस चीज को प्रिज्यूम करे, ये मान के चले कि हाँ ये चीज सही है। कब तक सही मान के चलेगा, जब तक वो चीज डिस्प्रूव नहीं हो जाती। जब तक क्या नहीं हो जाती, वो चीज डिस्प्रूव नहीं हो जाती। तो मे प्रिज्यूम में कोर्ट की मर्जी है, वो किसी भी फैक्ट को सही मान सकता है या फिर बोल सकता है कि नहीं ये प्रूव करो ये सही है कि नहीं। ठीक है, शैल प्रिज्यूम में कोर्ट सही मानेगा उस फैक्ट को जब तक कि उसको फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं हो जाती, जब तक वो क्या नहीं हो जाता, डिस्प्रूव नहीं हो जाता कि ये नहीं एग्जिस्ट करता है। ये दोनों टर्म्स हमारी क्लियर हो गई। अब तीसरी टर्म है हमारी कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि एक फैक्ट अगर प्रूव हो गया तो दूसरे फैक्ट को अपने आप प्रूव मान लेंगे। जैसे हम सेक्शन 112 का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें बोला है ना कि अगर कोई भी चाइल्ड है जो बॉर्न हुआ है ड्यूरिंग मैरिज, तो ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा कि वो जो चाइल्ड है वो किसका है, उसका फादर कौन है, वो चाइल्ड होगा उस मैन का जिससे शादी हुई है उसकी मदर की। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्ट अगर प्रूव हो गया कि वो बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ है, वो ड्यूरिंग मैरिज हुआ है, या वो 280 डेज वाला जो कंसेप्ट है वो है, मतलब बेसिक क्या है कि अगर ये प्रूव हो गया कि बच्चा शादी के दौरान पैदा हुआ है तो ये मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली कि वो जो बच्चा है वो उसी मैन का है जिसकी शादी हुई थी। ठीक है, तो एक फैक्ट प्रूव होते ही दूसरा अपने आप कोर्ट मान लेगा कि ये सही है, और इसको डिस्प्रूव भी नहीं कर सकते। इसको डिस्प्रूव सिर्फ कब कर सकते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ में डिस्प्रूव का ऑप्शन नहीं होता है। वो तो 112 में बस एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि एक्सेस अगर नहीं था दोनों के बीच में, तो बाकी कंक्लूसिव प्रूफ में डिस्प्रूव की चीज नहीं होती है। ठीक है, इसमें तो मर्जी है। ठीक है, इसमें मानना पड़ेगा जब तक डिस्प्रूव नहीं होता, और इसमें तो कंक्लूसिव प्रूफ ही है कि एक प्रूव हो गया मतलब दूसरा सही ही है। ये हमारा मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ जो है वो खत्म हो गया। तो हमने इस लेक्चर में प्रिलिमिनरी वाला जो पोर्शन है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 बीएसए का वो कंप्लीट कर लिया है। आज का पूरा हमारा सेक्शन 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।